कोविड-19 का प्रसार इन दिनों पीक पर है और जो लोग हैं वो किस तरह से जो इलाज ले रहे हैं ये हम जानेंगे पीजीआई जो कि एक प्रमुख संस्थान है उत्तर भारत का, उनके निदेशक प्रोफेसर जगत राम से। प्रोफेसर जगत राम जी, आपका हरियाणा न्यूज़ में स्वागत है। सर, ये बताएं कि ये जो कोविड का इस समय पीरियड चल रहा है उसको हम कैसा मानें, रूटीन का है या तीव्र है? ये रूटीन का पीरियड नहीं है। जैसे कि मार्च में पहले केसेस पीजीआई में आने शुरू हुए हैं, तो उसके बाद में इतने बढ़ गए तो ये तो अभी हम इसको पीक कह सकते हैं कि अब तो जो कोरोना है वो पीक पे है। काफ़ी सीवियर पेशेंट और मॉडरेट पेशेंट हम अपने कोविड हॉस्पिटल में लेते हैं। शुरू में हम लोगों ने माइल्ड और इवन एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट भी लिए। लगभग 140 से 150 के करीब हमारे पास तब पेशेंट थे। उसके बाद में जो माइल्ड पेशेंट थे वो दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं और हम लोग पीजीआई में मॉडरेट टू सीवियर, जिनको कोई दिक्कत आती है, सांस की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है या कोमोर्बिड कंडीशंस है, उसको हम लोग यहाँ पे लेते हैं। ये तो पीक चल रहा है, मतलब अभी ये साधारण कब तक रहने की संभावना है? क्या जुलाई में और ज़्यादा पीक आई? एक्चुअली ये कहना बड़ा मुश्किल है, बट ये हम लोग अवश्य कह सकते हैं कि जो अभी जो है ये पीक है और ये पीक कंटिन्यू होएगी, मतलब जुलाई में। और जुलाई के बाद में संभावना तो हमें लगती है कि ये स्टेबलाइज हो जाएगा जुलाई में। और अगस्त में मैं तो ये समझता हूँ कि ये कम होने की उम्मीद करते हैं, क्योंकि पहले देखिए आप, जब ये कोविड शुरू हुआ था तो पहले एक टाइम था जब थोड़ी थी इसकी जो राइज थी कम हुई थी। उसके बाद में हमारे बहुत सारे मजदूरदार भाई अपने स्टेट्स में गए और काफ़ी सारे लोग जो दूसरे स्टेट में फंसे थे वो यहाँ पे अपनी स्टेट आए। उसके बाद में थोड़ी राइज बढ़ी और अभी तो ऐसी बात नहीं है और हमें लगता है कि जुलाई तक ये पीक चलेगी और जुलाई के बाद में अगस्त में संभावना है कि पीक स्टेबलाइज हो जाएगी और डाउन आनी शुरू होगी। एक ये बताएं कि ये जैसा आमतौर पर धारणा है लोगों में कि क्या ये जो कोविड-19 का जो वायरस है उसकी जो एक मारक क्षमता है वो कम हो रही है? नहीं, जो एक कोविड-19 जो भी वायरस है, जो कोरोना वायरस है, ये बात अवश्य है कि जो वायरस इंडिया में है, हालांकि कितने लाखों लोगों को इन्फेक्ट कर गया है, पर जो इसकी जो मोर्टेलिटी है इंडिया में वो काफ़ी कम है। दूसरी कंट्री जैसे अमेरिका है, ब्राज़ील है या इटली है, यूके, यूनाइटेड किंगडम है, उनसे काफ़ी कम है। तो ये लगता है कि ये जो इसकी थोड़ा ये जो वायरस है थोड़ा सा वीक वायरस कंपैरेटिवली हो सकता है और उसमें कोई इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन या कुछ चेंज इसके कैरेक्टर में ज़रूर इंडिया में आई है। ये स्प्रेडिंग के साथ होता है इसमें चेंज या नॉर्मली यहाँ इंडिया में कम है? एक्चुअली ये कहना मुश्किल है कि ये स्प्रेडिंग के साथ है या क्योंकि जो कंट्रीज़ मैंने कही वहाँ पे तो ये काफ़ी सीवियर रहा, मोर्टेलिटी ज़्यादा रही, इन्फेक्ट भी ज़्यादा किए। पर ये कह सकते हैं कि क्योंकि भारत जैसा देश जहाँ पे मलेरिया काफ़ी होता है और ट्यूबरक्लोसिस भी काफ़ी होता है और काफ़ी सारे लोग क्लोरोक्विन पहले ही ले लेते हैं मलेरिया के लिए, या मतलब उन्होंने ट्यूबरक्लोसिस के लिए दवाई ली है, तो उसका भी कुछ एक इसमें मतलब योगदान हो सकता है कि ऐसे माइल्ड जो वायरस है उसको आई थिंक वो काफ़ी इसे झेल सकते हैं, मतलब जो हमारी पॉपुलेशन। सर, एक ये पहले सिम्प्टोमेटिक था और अब असिम्प्टोमेटिक है। लोगों को कहीं दिन तक पता ही नहीं लगता कि वो कैरियर हैं या वो पीड़ित हो चुके हैं। हम खासकर बात करें उत्तर भारत की, यहाँ पर असिम्प्टोमेटिक जो है स्प्रेडिंग है, मतलब ज़्यादा जैसे वायरस पहले आया तो इसका हमें तो एक सिम्प्टोमेटिक से ही पता चला, जैसे कि जैसे सारी कहते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस,
जैसे पेशेंट जिसमें कि फीवर आया, गले में खराबी हुई और रेस्पिरेटरी इलनेस हुई, सांस लेने में तकलीफ हुई, तो इस तरह के पहले मरीज आए। उसके बाद में मरीज ऐसे भी आए जिसमें कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हुई, जिसमें कि जुकाम की तरह सिम्टम हुए। ये भी एक तरह जुकाम ही होता है, ये जो कोरोना वायरस। उसके बाद में ये अवश्य, जैसे आपने बड़ा सही कहा कि जो यंग लोग इन्फेक्ट हुए उसमें एक एसिम्टोमेटिक ग्रुप आया जिसमें कि कोई सिम्टम जैसे नहीं पाए गए, जैसे कि कोई ना बुखार है, ना कोई सिर दर्द है, ना कोई रेस्पिरेटरी या कोई सांस लेने में दिक्कत है। इस तरह का ग्रुप अभी है, मतलब इस तरह के लोग ज़्यादा आ रहे हैं। तो इनसे बचने का या इनके आम लोगों को पहचान कैसे होगी? पहचान करना अति मुश्किल है। हमें तो ये क्या चाहिए, हमें तो चाहिए कि जो प्रोटोकॉल है फॉलो करें, क्योंकि कोई भी नॉर्मल बंदा एसिम्टोमेटिक आ रहा है, जो खांसी वाला मरीज है, जिसको बुखार है, उसको तो हम लोग फिर भी उसका पता लग जाएगा, पर जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट है उसका कैसे पता करेंगे? तो इसलिए हमें प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। प्रोटोकॉल का मतलब है जैसे हमें मास्क को पहनना है, ये तो 3 लेयर्ड मास्क है। आप घर में या कहीं पे आप क्लोथ का भी मास्क बना सकते हैं, उसे काफ़ी हद तक रोकथाम हो जाएगी वायरस की। एक तो ये करना है। दूसरा, कहीं भी हम जाएं, कोई सरफेस टच करें, हाथ को हमें अवश्य 4-5 बार धोना है, साबुन और पानी के साथ। अगर सैनिटाइज़र हो तो बीच में उसको भी यूज कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि हमें मतलब कहीं भीड़ भड़ाके वाले एरिया में जहाँ पे कोई लोग इकट्ठे हों या ऐसे ही, इसमें हमें उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करना है। वैसे ऐसी सभाओं से और ऐसे लोगों के इकट्ठा होने से हमें दूर ही रहना है। तो अगर हमें इसको रोकना है तो ये प्रोटोकॉल हमें अवश्य ही फॉलो करने पड़ेंगे। सर, अगर मैं ये जानना चाहूँ, क्योंकि आप रिसर्च वर्क से जुड़े रहते हैं, कि कोरोना को लेकर जो मेडिसिन है या वैक्सीन है, कब तक आने की संभावना आपको लगती है? क्योंकि आप इस फील्ड के हैं और लगातार जो वर्ल्ड में जो भी हो रहा है उससे जुड़े भी हुए हैं। एक्चुअली जो वैसे तो आपको मालूम है कि जैसे जो कोविड-19 है या कोरोना है, इसकी कोई मेडिसिन, डायरेक्ट कोई मेडिसिन नहीं है, पर साथ साथ में जैसे कि इसके लिए कीमो प्रोफाइलेक्सिस है, जैसे कि क्लोरोक्विन है, उसको माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट्स में दिया जाता है, और उनके साथ जो हेल्थ केयर वर्कर जो कांटेक्ट में आते हैं उनको दिया जाता है। कितना इफ़ेक्टिव है या नहीं है वो बताना मुश्किल है। और जैसे बहुत सारी एंटीवायरल ड्रग्स है या रेमडेसिविर जो दवाई है, वो भी वर्ल्ड के काफ़ी भागों में उसका यूज़ किया जाता है, वो आमतौर पे अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। और जैसे और थेरेपी MW वैक्सीन है, उसका ट्रायल चल रहा है। कितनी इफ़ेक्टिविटी है वो समय ही बताएगा। जो काफ़ी सीवियर और मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट में काफ़ी इनकरेजिंग जिसके रिजल्ट मिले हैं वो है जैसे प्लाज्मा थेरेपी। तो वो भी हमारा जो PGI का ट्रायल है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च और काफ़ी सारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ चल रहा है, तो उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं। और दूसरी जो एक ट्रू वैक्सीन जो इसके लिए बनानी है, वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका प्रयोग चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। तो आमतौर पर जो आयुर्वेदिक दवाओं का जो एक क्लेम हो रहा है या लोग बूस्टिंग के लिए, इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए देते हैं, आपका इसमें कोई राय है लोगों को किस तरह की दवाओं पर ट्रस्ट करना चाहिए, ले लेना चाहिए उन्हें? ये कहना वो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जो हमारी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स है वो भी काफ़ी अच्छी सिद्ध होती हैं। कोरोना में और कोविड-19 में इसका कितना कारगर सिद्ध होगी या नहीं होगी, क्योंकि अब तो ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। अगर इससे भी अच्छे रिजल्ट आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो ट्रायल के बाद में ही इसका पता चल सकता है। सर, एक और चीज़ रहती है, क्योंकि ये कोविड जो ट्रांसमिटेड वो है, ऐसे में क्योंकि PGI पे ना केवल चंडीगढ़ बल्कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, JNK जो है, इन राज्यों का भी जो है मरीज जो थे वो आते थे पेशेंट्स। अब ये बताएं कि इस दौरान लोगों को ट्रैवलिंग ना करनी पड़े
घर बैठे ही कोई सुविधा आप लोगों ने दी है कि वो कंसल्ट कर सकें ओपीडी में अपने डॉक्टर से? पीजीआई में जैसे आपने काफ़ी सही कहा कि 10 से 12 हज़ार मरीज़ हमारे पास पीजीआई में आते थे, और अभी जब से कोविड-19 शुरू हुआ तब से हम क्योंकि ज़्यादा हमारी अटेंशन कोविड-19 की तरफ है, इसके बावजूद हमारी जो इमरजेंसी है कभी बंद नहीं हुई। इमरजेंसी के थ्रू हमारे पास लगभग 1160 के करीब मरीज़ हैं, और लगभग 160 के करीब इंटेंसिव केयर यूनिट में हमारे पास पेशेंट है नॉन कोविड। और हर रोज़ हमारी जो टीम है वो टेली कंसल्टेशन और टेली मेडिसिन के ज़रिए कोई भी टेलीफोन करता है उसका जवाब देती है, और कोई फॉलोअप का पेशेंट है उनको सलाह देती है, और फिज़िकली लगभग 600 के करीब मरीजों को देखा जाता है। तो काम में ऐसे नहीं है कि काफ़ी काम कम हुआ है, ओपीडी का ज़रूर थोड़ा कम हुआ है, पर वो 10 से 12 हज़ार दिख रहा अब असंभव लगता है, क्योंकि उसमें ना तो सोशल डिस्टेंसिंग हो पाएगी, और ऐसी स्थिति में कोरोना के फैलने का भी चांस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जैसे कि कोविड-19 का जो ग्राफ है थोड़ा डिप करेगा और इम्प्रूवमेंट स्थिति में आएगी, तो हम लोग ज़रूर ओपीडी का और ज़ोर शोर से हम लोग शुरू करेंगे। अभी भी काफ़ी सारे हमारे पेशेंट जैसे कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, जो गायनी ऑफ्स के जो हमारे एंटीनेटल पेशेंट्स हैं, और काफ़ी सारे और आई में और पीडियाट्रिक में और मेडिसिन में जो पेशेंट है उनको ज़रूर अभी भी देखा जाता है। ये आपने जैसे बताया कि MW वैक्सीन और जो प्लाज्मा थेरेपी, ये दो पे आप लोगों का काम चल रहा है। प्लाज्मा थेरेपी पे जितने पेशेंट हुए 100% अभी तक आपका सक्सेसफुल भी हो। कोई और रिसर्च भी इस कोविड-19 को लेकर पीजीआई में चल रही है? हाँ, मतलब ये दो तो प्रोजेक्ट हमारे हैं, ये तो नेशनल प्रोजेक्ट है, इंडियन जी, काउंसिल जी। मेडिकल रिसर्च और दूसरे एम्स के साथ चले हैं, जैसे कि प्लाज्मा थेरेपी का, और दूसरा जो MW वैक्सीन का। वैसे भी कई दूसरे जैसे कि क्या कोमोर्बिडिटी और इसका डेथ रेट में इसका कोई इससे फ़र्क पड़ता है या नहीं, तो इस तरह के भी हमने देखने में ये पाया। ऐसी भी स्टडी चली हैं कि किस में मोर्टिलिटी हाई है या कोमोर्बिडिटी किस में हाई है, तो ये देखने में आया कि जो कोमोर्बिड कंडीशन वाले पेशेंट है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़ और फेफड़े की जिनको दिक्कत है, तो उसमें ऐसी इवन कोमोर्बिडिटी वाले में पेशेंट्स में ज़्यादा डेथ रेट भी उन्हीं का ज़्यादा है। शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये हैं प्रोफेसर जगतराम जो बता रहे थे कि एक तो जो ये हार्ट के पेशेंट हैं या डायबिटिक हैं या क्रोनिक डिसीज़ जिनको है, उनकी जो है उनमें ज़्यादा ये केसेस बढ़े हैं। दूसरा एक चिंता का विषय जो है, क्योंकि जुलाई आने वाला है और उस दौरान जो है कोविड का जो पीक और देखने को मिलेगा। और एक इनकी नसीहत है आम लोगों के लिए कि जो असिम्प्टोमेटिक लोग हैं वो तभी बचा जा सकता है उनसे कि आप पूरा कोविड का जो प्रोटोकॉल है, यानी कि मास्क लगाएं, हाथ धोएं, डिस्टेंसिंग रखें, उसको फॉलो करें, तभी आप जो असिम्प्टोमेटिक लोग हैं उनसे बच सकते हैं। हरियाणा न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता।